So good morning. Today we are going to do an important topic of 11th class, that is Bohr model. अब बोहर मॉडल के अंदर बोहर मॉडल आया क्यों, एग्जिस्ट क्यों हुआ, नील्स बोर का मॉडल है ये। क्योंकि रदरफोर्ड के मॉडल में उन्होंने बताया था कि न्यूक्लियर कोलैप्स होता है, कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में घूमता हुआ एक्सेलरेटेड मोशन से और न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, न्यूक्लियर कोलैप्स होगा और फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एटम नहीं बता पाए थे। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जेटिकली, कि बोला तो इन्होंने भी, रदरफोर्ड ने भी था कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि कितनी रेडियस पे है, उसकी क्या एनर्जी है। इज इट क्लियर? लेकिन बोर में ये क्लियर हुआ था। तीसरा, इन्होंने लाइन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं किया था, जो कि अब क्लियर होगी चीजें। फिर अब इन चीजों की कमियों को चलते हुए और बोहर मॉडल जब आया तो बोहर मॉडल ने बोला कि ये जो पीछे वाली फिजिक्स थी ना, वो क्लासिकल फिजिक्स थी, ये क्लासिकल मॉडल थे। क्लासिकल मॉडल को इन्होंने मना कर दिया, अतः ये पुरानी चीज है, इसे छोड़ो। क्लासिकल फिजिक्स की चीजें थी वो उन्होंने क्लासिकल मॉडल को फेल कर दिया था। मतलब मेहनत बहुत लगी थी, एक आइडियाज आए थे, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए। फिर बोहर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है और एक उसकी रेडियस भी होती है और उसका एक फिक्स एनर्जी लेवल भी होता है। ऐसे नहीं है कि कहीं भी इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट। और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2n², ये आपको बताऊंगा मैं अभी, n क्वांटम नंबर है। तो फिर जब उन्होंने पहले देखा तो ये एनर्जी लेवल -13.6 आ रहा है, इसे कर लो ध्यान, अभी प्रूव कर दूंगा एनर्जी में, और वैसे भी हमको इतनी डिजिट ध्यान नहीं रखनी होगी। अब न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पे डिस्क्रीट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। किसी एनर्जी पे कर लेगा वो नहीं है। और इसकी ये जो रेडियस थी वो a0 थी, ये तो आपको भी इसी लेक्चर में प्रूव हो जाएगी, एनर्जी की वैल्यू बाद में प्रूव करूंगा। तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स एनर्जी पे एग्जिस्ट कर रहा है, ये इन्होंने प्रूव कर दिया था। और एनर्जी जो होती है क्वांटाइज्ड होती है। अब के शेल है, जैसे के शेल के अंदर घूम रहा है तो उसको एनर्जी नहीं चाहिए, के शेल से ऊपर जाएगा तो एनर्जी लेके जाएगा, के शेल से नीचे आएगा तो एनर्जी लेगा। लेकिन अगर अपने ही शेल में घूम रहा है, उसी रीजन में घूम रहा है, तो उसकी एनर्जी डिस्क्रीट है। अगर इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लो लेवल में आता है, मान लो E3 से या E2 - E1 आता है, तो ये डेल्टा E है, ये h न्यू के बराबर है, दैट इज E2 - E1, वो आपको निकालना सिखा देंगे। अब मेन बात सुनो, जब ये इसके अंदर रिवॉल्व कर रहा है फिक्स एनर्जी लेवल में, तो उसे डिस्क्रीट एनर्जी लेवल कहा गया, उसे ही स्टेशनरी एनर्जी लेवल बोलते हैं, उसे ही डीजेनरेट एनर्जी लेवल बोलते हैं, उसे ही क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल बोलते हैं, स्टेशनरी पाथ भी बोलते हैं इसे। ये पूछे गए हैं बार बार। आपका पहला पॉइंट क्लियर होता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ फिक्स एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करता है, जिन्हें ऑर्बिट कहा गया। और ऑर्बिट तो बच्चा आप पहचानते हो, K, L, M, N, O एंड सो ऑन। और ये क्वांटम नंबर है, क्योंकि आपको इसके बाद क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में सिखाई जाएगी। फिर उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है मूव जो कर रहा है उसका एक एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम हालांकि फिजिक्स की बात है, +2 फिजिक्स में भी आपके पास आएगी। इसका कैपिटल L से करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है r इंटू में p, मोमेंटम, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। r रेडियस हो गया और m भी इसका मोमेंटम हो गया। अब जब ये निकाला गया तो L = mvr sin थीटा, और ये sin 90 आया था। ये फिजिक्स में आप वेक्टर आपने 11th में कर रखा होगा। तो L = mvr, अगर इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, ये उसका मास है, ये उसका चार्ज है और ये वेलोसिटी है, तो ये देखो 90 भी आ रहा है, कहीं मर्जी जाओ। तो इतना भी आपको केमिस्ट्री में बताने की जरूरत नहीं है। अब जो उसने बोला वो ये था कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो उसका एंगुलर मोमेंटम n टाइम्स ऑफ h कोण में 2 पाई होगा, ये फिक्स है, इसके बिना एग्जिस्ट नहीं होगा। फिर जब कॉम्पिटिटिव में उतरते हो तो n इंटीजर है
और n को ही एनर्जी लेवल बोलते हैं, क्वांटम नंबर से आता है, ये क्वांटम नंबर आपको सिखाई जाएंगी। अब अगर n बराबर 1 है तो एंगुलर मोमेंटम mvr nh कोण में 2 पाई है। इफ n is equal to 2 then angular momentum h कोण में 2 पाई and mvr is equal to n is equal to 3 then 3h कोण में 2 पाई 4 हो जाएगा, तो 2h कोण में पाई हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखनी है एंगुलर मोमेंटम। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे भी आया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिरता, तो एक फोर्स तो जो होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड सेंटर होती है और सेंट्रीपिटल टुवर्ड सेंटर होती है। ये ZE² अपॉन में R² इज इक्वल टू MV² अपॉन में R होती है। ये दोनों इक्वल और अपोजिट होती हैं, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिरता, और फिर हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में भी बताऊंगा। अब इसके बाद जो मेन चीज थी, ये पोस्टुलेट ऑफ बोहर मॉडल्स है कि रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी, ये तीनों ही क्वांटाइज्ड वैल्यू है, ध्यान रखना। अब इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे आज रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर मान ली ये प्रोटॉन सेंटर में है और ये इलेक्ट्रॉन बैठा है, और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज Q1 है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज Q2 है, इलेक्ट्रॉन के Q2 के ऊपर चार्ज E है। Q1 को प्रोटॉन माना, Q2 को मैंने इलेक्ट्रॉन माना। तो फिर बेटा ये प्रीवियस लेक्चर में हमारी बात हो चुकी है आपके साथ कि ये कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जब कूलम्बिक फोर्स होता है वो Q1 Q2/R² होता है, और उसमें K जो है कांस्टेंट है। अभी आपको K के बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, 1/4πε0 होता है, वो भी आप फिजिक्स में कर लेंगे। अब जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आउटर मोस्ट पार्टिकल पे लग रहा है तो उससे क्या है, उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब वो रोटेट करने को लगता है सर्कुलर मोशन में, और सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअल में नहीं होता, वो अट्रैक्ट कर रहा है उसको कूलम्बिक फोर्स की वजह से, वो mv² कोण में R होता है। यहाँ से बच्चे हम करने जा रहे हैं रेडियस की कैलकुलेशन, बहुत इजी है, डरने की जरूरत नहीं है। अब आपको पता चला कि Q1 क्या है, Q1 इज इक्वल टू प्रोटॉन Z है और उसमें चार्ज E है, तो Q1 क्या हो गया ZE, Q2 क्या हो गया अगेन E, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है E, तो फिर ये बन गया kZe² अपॉन में R² इज इक्वल टू MV² अपॉन में R। यहाँ से R कैंसिल हो गया, तो kZe² अपॉन में R इज इक्वल टू MV² हो गया। अभी हमने एक टॉपिक किया है एंगुलर मोमेंटम वाला, mvr इज इक्वल टू nh कोण में 2 पाई, यहाँ से v की वैल्यू आई nh कोण में 2 पाई mr। अब इस v की वैल्यू को आप इस इक्वेशन नंबर 1 में डालो, 1 में डाल दिया तो आपके पास kZe² कोण में r इज इक्वल टू v का स्क्वायर करके आपके पास आ जाएगा, m पढ़ा ही था ऑलरेडी, m² x² अपॉन में 4π² m² r²। और यहां से जब इसको कैलकुलेट किया तो r की वैल्यू ये आ गई n² x² अपॉन में 4π² m kZe²। अब ये है फुल डिटेल, 11th में तो इतनी आपसे पूछता नहीं है, 11th में इतनी आपसे पूछता नहीं है। बाय द वे अगर वो बात करता है तो यहां से ये क्वेश्चन बनता है कि रेडियस मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि इसमें n तो क्वांटम नंबर इंटीजर है, h प्लैंक कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, k की वैल्यू कांस्टेंट है, z की कांस्टेंट आएगी, e चार्ज आएगा। अब जब इसमें n² अपॉन में z जिस भी हम एटम की बात करेंगे उसका लेंगे, बाकी सारी वैल्यूज कांस्टेंट है। जब इनको कैलकुलेट किया गया तो ये 0.529 आया, इज क्लियर। अब 0.529 n² अपॉन में z, एंगस्ट्रॉम में जब हमने बात की तो जब इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट किया गया तो r बराबर 0.529 a0 आया, इज क्लियर। अब इसको बोहर रेडियस बोलते हैं, तो जो देखो मैंने फर्स्ट लेवल में क्या लिखा है a0, a0 इसकी रेडियस है, बोहर रेडियस है। 11th में शायद वो ना पूछे, लेकिन पूछ भी ले तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आपको
यहाँ पर अब 0.529 अपॉन में n स्क्वायर अपॉन में z की वैल्यू रखते जाओ और आपके पास रेडियस की वैल्यू आती जाएगी। हाइड्रोजन एटम के लिए हमने किया था ये। अब यहाँ से n स्क्वायर अपॉन में z आ गया। अब r की वैल्यू 0.529 एंगस्ट्रॉम आ गई। अब अगर हम हाइड्रोजन एटम लेते हैं तो हाइड्रोजन एटम के लिए रेडियस कितनी आ गई? 0.529 एंगस्ट्रॉम। r1 लेते हैं जब हम तो a0 आएगी, बड़े ध्यान से करना। r2 लेते हैं तो यहाँ n की वैल्यू 2 कर दो, 4a0 हो जाएगी। r3 ले लो तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9a0 हो जाएगी। बहुत सिंपल है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यहां से आपके पास रेडियस कैलकुलेट हुई। ये रेडियस का डेरिवेशन है, पहले करवाया जाता था, फिर कुछ ईयर्स में आके डेरिवेशन करवाना बंद कर दिया गया था, ऐसे क्लासेस में नॉर्मल बताना। लेकिन आज महसूस हो रहा है कि जब बच्चा कंपटीशन में जाएगा तो r और m इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और अगर कॉम्पिटिटिव में उठा के उसने एक क्वेश्चन दे दिया कि रिलेशन क्या है तो फिर आप फंस जाओगे। इज इट क्लियर बेटा? तो यहां से आपके पास रेडियस की बात आई। अब उसके बाद हम वेलोसिटी की बात करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास रेडियस क्लियर हो गया, एंगुलर मोमेंटम आ गया, ऑर्बिट आ गए। अब इसके नेक्स्ट सेकंड लेक्चर में हम इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे और एनर्जी बनाऊंगा। बी विद मी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th भी कवर अप हो रही है और कॉम्पिटिटिव भी कवर अप होगा। फिर इसके बाद एक स्पेक्ट्रम आने वाले हैं, एनर्जी का लेवल आएगा, वेवलेंथ बताई जाएगी। तो इसको आप तसल्ली से करो। ये 10 मिनट कॉम्बो दिया मैंने आपको, ये करने के बाद आपको एनसीईआरटी के अलावा और किसी चीज की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन जहां से मर्जी जितने मर्जी करते जाओ। इज इट क्लियर बेटा? बाय, गुड बाय।